जय हिंद प्यारे साथी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए लगे हुए एक डेडिकेशन के साथ, एक अच्छी सी डेडिकेशन के साथ मुकाम हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कहाँ तक आ चुके हैं। हम लोग आ चुके थे मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में भी हमने किसको कवर कर लिया था? हम लोगों ने गजनी वंश को कवर कर लिया था। गजनी वंश की ट्रिक हम लोगों ने जानी थी। गजनी वंश की ट्रिक से माध्यम से कैसे याद किया जाए इन दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने शासन किया है, शुरू से लेकर 1700 क्या 712 से लेकर 1707 तक। इन सभी वंशों के ट्रिक वाइज हमने माध्यम से इनके बारे में जाना था, कैसे इनके ट्रिक वाइज हम लोग याद कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने जाना गजनी गौरा गुड़खा और तसले में एक ट्रिक थी। इस ट्रिक के बारे में जिसको भी जानना है तो इससे पहले जो वीडियो है उसमें देख लीजिए। गजनी वंश की वीडियो है, रोजगार सारथी चैनल परिवार से आपसे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। नहीं तो इसका मैं जो लिंक है वो आई बटन में लगा दूँ, वहाँ से जाके देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इस वंश से आगे। गजनी वंश में हम लोग पढ़ चुके थे कि गजनी कैसे भारत आया, कितना होता है 17 बार भारत पे आक्रमण किया, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण उसका आक्रमण हो जाता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? आप कहेंगे उसको जानते हैं, क्या कहेंगे? सोमनाथ मंदिर। कब हुआ ये आक्रमण? आप बोलेंगे 1025 में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर देता है। ओके दोस्त, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे, मार्कर ले लो भाई एक बार, एक मिनट ज़रा। आज हम लोग बात किसके बारे में करें? आज हम करेंगे गौरी वंश के बारे में। यह बोले एक शासक जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। गजनी वंश समाप्त। अब बात आती है मोहम्मद गौरी की। तो भैया मोहम्मद गौरी का जो है उसका शासनकाल, गौरी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला है? तो आप कहेंगे गौरी वंश का जो शासनकाल है मोहम्मद गौरी का वो रहा है 1173 से लेकर 1226 तक। अब भैया आप बोलोगे भैया गजनी वंश के बीच में कौन सा फिर शासन किया है? तो वो कोई और शासक थे जिन्होंने इस बीच में शासन किया है। ओके दोस्त, उनको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप लोग यही जानो। ओके, तो ये क्या है? एडी रहेंगे। आप क्या करेंगे? एडी। ओके, एडी बोले या फिर ईस्वी बोले। ओके दोस्त, चलिए बात कर चुके हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी कब आया गद्दी पर भैया? 1173 में, 1173 में क्या होता है? ये संस्थापक बनता है। क्या करे इसने 73 में? क्या बना ये? क्या बोलेंगे? ये बना है राजा। क्या बोलेंगे? राजा। क्या गोंडा? क्या गौरा प्रदेश का शासक। ये करता क्या है भैया? ये क्या करता है? ये गौरा प्रदेश का शासक बन जाता है। कौन बनता है? आपका ये मोहम्मद गौरी गौरा प्रदेश का शासक बनना चाहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब भारत आया तो भारत आने का इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था, किस वजह से ये भारत आ रहा था? तो इसका जो भारत आने का कारण था ना वो क्या था? धन प्राप्ति। भारत से धन लूटने का कारण था कि भारत में आओ, भारत से धन लूटो। क्योंकि यहाँ पे भारत को हम लोग क्या कहते हैं? सोने की चिड़िया। किस नाम से बुलाते थे भारत को? हम लोग कहते थे सोने की चिड़िया। लोग कहते मतलब नहीं थे, कहने का मतलब थी भारत की सोने की चिड़िया। कहने का मतलब यह है कि थी भारत की सोने की चिड़िया, पर अब नहीं है भारत सोने की चिड़िया, पहले था। यहाँ पे हर प्रकार के खनिज वगैरह उत्पादन थे, लोग सही थे। किस कारण? उद्देश्य क्या था इसका? आप कहेंगे भैया उद्देश्य था इसका धन प्राप्ति। धन प्राप्ति और कहेंगे मुस्लिम धर्म प्रचार। क्या बोलेंगे? मुस्लिम धर्म प्रचार। क्या बोलेंगे? मुस्लिम धर्म प्रचार। इसका जो भारत आने का उद्देश्य था ना, महत्वपूर्ण कारण, तो उद्देश्य था यही, धन प्राप्ति था इसका, और था मुस्लिम प्रचार करना, मुस्लिमों के बारे में प्रचार करना, मुस्लिम प्रचारक बन के आना था इसका। ओके भैया, क्या जाना हमने? एक शासक था जो कि गौरी प्रदेश का शासक था। बाद में जो भारत आता है, कब आता है? 1173 से लेकर 1206 तक भारत में रहता है। भारत में ये शासन करता है। तो शासन करता है, आने का कारण क्या रहा? उद्देश्य क्या रहता है आने का? तो आने का उद्देश्य जैसे मैंने धन प्राप्ति और मुस्लिम धर्म प्रचार, ये इसका उद्देश्य रहता है भारत आने का। और दोस्त, अब जब ये भारत आया तो भारत आने के बाद इसको किस किस से सामना करना पड़ा, किस किस के साथ इसका युद्ध हुआ? तो इसने सर्वप्रथम जो युद्ध किया है, क्या कहेंगे? प्रथम युद्ध
प्रथम युद्ध गए या प्रथम आक्रमण गए? तो आप कहेंगे प्रथम जो आक्रमण था वो कब किया? 1175 में, अपने आने के 2 वर्ष बाद। क्या कहेंगे? आया जब तो उसके 2 वर्ष बाद 1175 ईस्वी में किया इसने आक्रमण। ओके दोस्त, अब ये जो आक्रमण करता है वो किस पे करता है? तो आप कहेंगे मुल्तान पर ये आक्रमण करता है। मुल्तान पर भी किन लोगों पर? तो आप करमाती जाति के मुसलमानों पर। कहेंगे करमाती जाति के मुसलमानों पर। अच्छा भैया, कि मुसलमान भी अलग अलग होते हैं? हाँ भैया, इनका भी डिवाइडेशन होता है। किस पर किया भैया? करमाती मुसलमानों पर इसने हमला किया। हमला कर देता भैया तो क्या करते हैं? ये हो गया इसका पहला आक्रमण। इस समय इसने पहला आक्रमण किया। फिर भैया बात करेंगे, क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे कि भैया फिर इसने आक्रमण किया 1178 में। कब किया? सेकंड आक्रमण इसने कब किया? तो आप कहेंगे 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में जो इसने आक्रमण किया वो किसके खिलाफ किया? क्या बोलेंगे? किसके खिलाफ किया आक्रमण? तो आप कहेंगे एक राजा थे जिनका नाम था मूलराज, या फिर मूलराज कहेंगे, या फिर आप कहेंगे भीम सेकंड। कहाँ पर किया ये? तो आप बोलेंगे पटना। पटना कहाँ? गुजरात। पटना से ये मत समझ लो पटना बिहार वाला पटना नहीं भाई, गुजरात में किया इसने आक्रमण। कहाँ पे किया? गुजरात में। अब ये गुजरात में भी शासक कौन था उस समय? तो आप कहेंगे गुजरात में शासक थे भीम सेकंड। क्या कहेंगे? भीम सेकंड, राजा भीम सेकंड। इन्हीं को हम मूलराज के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे? मूलराज। अन्य नाम क्या होता है इनका? मूलराज। इनको हम मूलराज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे भैया नो डाउट, यहाँ तक क्लियर हो जाता है सबकी चीज़ें। ओके, इसमें क्या हुआ? जब ये युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ? ये गौरी जो था प्रथम बार भारत में हार गया। इसकी पराजय हुई किसके द्वारा? राजा भीम के द्वारा, बोले मूलराज के माध्यम से। मूलराज ने इसको हरा दिया। क्या है? गौरी की प्रथम पराजय। प्रथम पराजय भारत में। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया गौरी जो था उसकी प्रथम पराजय थी भारत में, ये वाली। किसने इसको हराया? तो आप कहेंगे भैया मूलराज, जो कि जिनको हम भीम सेकंड के नाम से भी जानते हैं, भीम सेकंड जिसको हम मूलराज के नाम से भी जानते हैं। कोई डाउट नहीं है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। क्लियर? ओके, चलिए अब इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। फिर बात करेंगे इसके तीसरे युद्ध के बारे में। तीसरा युद्ध इसने कब किया, कहाँ पर किया, किन के ऊपर किया, सब चीज़ें। ओके, जो तीसरा युद्ध है ना भाई साहब, ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हो जाते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीन इसके युद्ध बड़े ही महत्वपूर्ण युद्ध रहे हैं। तीसरा युद्ध आप कहेंगे थर्ड आक्रमण। किसने किया? थर्ड आक्रमण किया। भैया इस थर्ड आक्रमण किसके खिलाफ किया? तो आपने एक राजा सुनोगे, राजा चौहान वंश के एक शासक हुए जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इसने युद्ध किया। पर जब ये पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने जाता तो इससे पृथ्वीराज चौहान से ये पराजय हो जाता है। क्या होता है? प्रथम बार इसकी पराजय हो जाती है पृथ्वीराज चौहान से। प्रथम बार तो मूलराज सेकंड ने हराया था, पर यहाँ पे इसकी पराजय हुई दूसरी बार किससे? पृथ्वीराज चौहान से। क्या कहेंगे? पृथ्वीराज चौहान से। इसको हम जानते हैं किस नाम से? युद्ध का नाम क्या रहेगा? जो युद्ध हुआ युद्ध का नाम क्या रहेगा? आप कहेंगे तराइन, तराइन, या फिर बोलेंगे थानेश्वर, या फिर इसको हम कहते हैं, और इस युद्ध का नाम क्या है? रणथंभ। क्या कहेंगे? रणपिथौरा। रणपिथौरा युद्ध, हम इसको किन तीन नाम से जानते हैं? भैया, भाई, बालक, मैं आपसे कह रहा हूँ पेपर में अगर इनमें क्या कहेंगे, पेपर में अगर इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए तो आपको याद रखना ज़्यादातर जो नाम आता है वो ये वाला आता है। क्या? तराइन युद्ध। भैया तराइन युद्ध हुआ कब? तो आप कहेंगे 1191 ईस्वी में। क्या कहेंगे? 1191 ईस्वी में, 119 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, हर बार पेपर में पूछा जाता है 1191 और 1192 का। तो आप लोगों को याद रखना है 1191 92 का युद्ध। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ?
तो आप कहेंगे ये युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, क्या बोलेंगे, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस कौन था दूसरी तरफ, आप कहेंगे मोहम्मद गौरी। एमजी कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एमजी से मोहम्मद गौरी समझ जाना। जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जीता कौन, तो आप कहेंगे इस युद्ध में जीत तो किसकी हो जाती है, चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की, और हार किसकी होती है, जाहिर सी बात है दो लोगों के बीच होगा, दूसरे की हार होगी। तो हार कौन गया, ये हार गया था। ये जीत किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, हारा कौन, मोहम्मद गौरी। अब बात आती है युद्ध हुआ क्यों। युद्ध होने का कारण क्या था, ये मोहम्मद गौरी जो था वो भारत में प्रवेश करना चाह रहा था, और भारत में प्रवेश करके कहाँ जाना चाह रहा था, ये हथियाना चाह रहा था दिल्ली की गद्दी पर। उस समय शासन कौन कर रहा था, ये दिल्ली की गद्दी पर ये लोग थे, कौन, क्या कहें, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर शासन कर रहे थे। तो ये सोच रहा था कि हम आ जाए दिल्ली की गद्दी पर, शासन हम करना चालू कर दें। तो इस चक्कर में ये आया भारत, और भारत सबसे पहले इसने आक्रमण करना किसके खिलाफ किया, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। जब पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इसने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान भैया एक तंगड़ा बंदा था भाई, ठीक है, अच्छा खासा बंदा, उनका घोड़ा सब कुछ उनकी चीज़ें अच्छी सी, ओके। तो एक प्रतापी शासक थे भाई, अब उसको हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे युद्ध किया, और भाई साहब पहली बार में तो ये हार जाता है, पर पृथ्वीराज चौहान यहीं पे एक गलती कर देते हैं, गलती करे या रहम बोले कुछ भी बोले, पर उन्होंने किया क्या कि जो मोहम्मद गौरी था इसको क्या किया, इसको रिहा कर दिया, छोड़ दिया, हर युद्ध में हराने के बाद इसको छोड़ दिया, बोला अब तू जा, तुझे माफ़ किया। पर क्या हुआ कि ये मोहम्मद गौरी था जो, वो गुस्से आ गया था, कि क्या बोलते, गुस्से आ गया, इसने कहा मैं इससे हार कैसे सकता हूँ। फिर ये क्या करता है, फिर ये आता दूसरी बार अपनी सेना के साथ, मजबूत सेना के साथ आता है, फिर ये युद्ध करता है इसके पृथ्वीराज चौहान के साथ। मजबूत सेना में क्या हुआ, किसके साथ शामिल कौन था, सेकंड युद्ध की बात करते हैं, जो फोर्थ युद्ध हुआ है जिसको हम कहते हैं आक्रमण तराइन तराइन सेकंड। तराइन सेकंड भैया कब हुआ, तो तराइन सेकंड हुआ 1192 में। एक वर्ष बाद फिर आता है मोहम्मद गौरी, थोड़ी अच्छी खासी सेना के साथ आता है युद्ध करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के साथ। क्या होता है जानते हैं पूरी कहानी को, कैसे कैसे पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ तो हो गए ये युद्ध में क्या हुआ, एक तरफ हो गया गौरी प्लस जयचंद्र, क्या बोलेंगे, जयचंद्र। ये जयचंद्र भारतीय शासक था। अब बात आती है भैया जयचंद्र क्यों शामिल हो गया इसमें, ये तो भारतीय शासक था, गौरी के साथ क्यों चला गया। भैया गौरी के साथ जाने का इसका कारण पता क्या था, कि ये गौरी को, ये भी दिल्ली की गद्दी पर हथियाना चाह रहा था। तो गौरी ने कहा कि भाई तू मेरा अगर साथ देगा तो पृथ्वीराज चौहान को हराने में, तो मैं तुझे दिल्ली की गद्दी का शासक बना दूंगा, मैं तुझे शासक बना दूंगा दिल्ली की गद्दी का। इसने कहा ये तो मज़े की बात हो गई, क्या बात है, मैं तो दिल्ली का शासक बन जाऊँगा, मैं तो यही चाहता हूँ। तो इसने कहा चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। एक और कारण था साथ देने का, एक तो पहला तो दिल्ली गद्दी का हो गया, दूसरा कारण था बल्सिस में क्या करेंगे, बल्सिस में करेंगे आप कहेंगे चौहान, चौहान समझ आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान की बात चल रही है यहाँ पे, ओके। क्या हुआ, दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था इसकी पुत्री, किसकी पुत्री, आप कहेंगे जयचंद्र की पुत्री, जिसका नाम था संयोगिता। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता, इन दोनों में, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। इस बारे में पता चलता है किसको, इस बारे में पता चलता है जयचंद्र को। जयचंद्र क्या होता है, जयचंद्र हो जाता है क्रोधित, किससे, चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से जब क्रोधित होता है तो क्या करता है, वो अपनी बेटी संयोगिता की शादी करना चाहता है। जब शादी करता है तो शादी का कार्ड भी नहीं भेजता उनको, शादी का कार्ड भी नहीं भेजता। बाद में उनको पता चलता है कि इसकी संयोगिता की शादी होने वाली है। जयचंद्र को क्या बोलते हैं, चौहान को पता चलता है, पृथ्वीराज चौहान को, कि जो मेरी प्रेमिका है संयोगिता, उनकी शादी होने वाली है। किसकी, संयोगिता की। क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया प्रेमिका की शादी होने वाली, इसकी स्टोरी मैं आगे बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो प्रेमिका की शादी होने वाली संयोगिता की। तो भैया जब प्रेमिका की शादी होने वाली तो कोई भी आशिक होगा जाएगा जरूर, कुछ आशिक ऐसे होगा नहीं जाएंगे। पर भाई सी बात, पहले वो प्रेम अलग था, अभी का प्रेम जो है वो प्रेम नहीं है, वो हवस बोलते हैं मैं तो, ओके। तो वो अलग बात है, हर लोगों का अलग अलग सोच है, कोई बात नहीं। क्या कहेंगे, तो वो सॉरी क्या बोलेंगे, तो फिर क्या हुआ,
ये जब प्रेम हो गया इन दोनों में, तो इनको कहा शादी में नहीं बुलाया। जब शादी में नहीं बुलाया तो ये गए, फिर ये खुद से गए, अपने घोड़े के साथ चल दिए, घोड़े के साथ गए, सहयोगिता के भगा के अपने पास ले आए। इससे क्रोधित हो जाता है कौन? जयचंद्र। और जयचंद्र इसी कारण से इनके साथ मिल जाता है, ये दूसरा कारण था। तो जयचंद्र और बलशिष्ठ, यहाँ पे दो लोग थे, जयचंद्र और चौहान। यहाँ पे सेना जो थी तंगड़ी सेना के साथ ये बार इस बार युद्ध करने आया। तो कितनी की सेना थी? लगभग 1,20,000 की सेना थी। 1,20,000 की सेना थी। 1,20,000 की सेना थी भैया। तो घुड़सवार इसमें कितने थे? तो आप कहेंगे घुड़सवार, घोड़े कितने थे? घोड़े, तो घोड़े की बात करें तो घोड़े करीब करीब इसमें 20,000 के आसपास घोड़े इसमें थे, और कुछ और भी पैदल सैनिक थे। तो ये इतने इतने इसमें सैनिक थे, इसके भी कुछ सैनिक थे। तो इन सेना के साथ ये राजा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए आता है। जब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है, फिर भी ये पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में नहीं जीत पाता है, पर धोखे से क्या कहता है, जयचंद्र इसके पकड़वा देता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को जयचंद्र आगे पकड़वा देता है। तो आपने कहानी सुनेंगे ना, जयचंद्रों की कमी नहीं है भारत में, तो वो इसी जयचंद्र के ऊपर बनी है वो कहानी। किसके? इस जयचंद्र के ऊपर, कि भारत का होकर भारत के शासक को हरा रहा है दूसरे के लिए। तो इसीलिए युद्ध हुआ, तराइन का सेकंड युद्ध। क्या बोलते हैं? तराइन सेकंड हुआ। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को ये क्या करता है? बंदी बना लेता है, बंदी बना लेता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे बंदी बनाने मतलब क्या हुआ। उसको पकड़ लिया, क्लियर करता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब यहाँ पे जान लेते हैं एक बार। फोर्थ था किसके बाद? पृथ्वीराज चौहान, चौहान बलशिष्ठ किसके बीच में हुआ? आप कहेंगे एमजी प्लस जयपाल, जयचंद्र, सॉरी जयपाल बोल रहा, जयचंद्र। इन लोगों के बीच में युद्ध होता है। ये हार जाते हैं, ये जीत जाते हैं। ये हार गए और ये जीत गए, ये हार गए और ये जीत गए। हार जाते हैं तो क्या करते हैं? इनको ये बंदी बना लेता है और बंदी बना के अपने पास ले जाता है, और ले जाने के बाद क्या करता है? इनको बंदी बना लेता है। इनकी स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ाएंगे, पहले चीज़ें जान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? पांचवा युद्ध हुआ। ये पांचवा आक्रमण किसने किया? पांचवा आक्रमण भी इसने कर लिया। अब ये पांचवा आक्रमण किसके खिलाफ किया भैया? राजा चौहान को तो हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को तो इसने हरा दिया। तो पांचवा आक्रमण किसके खिलाफ किया? तो आप कहेंगे पांचवा आक्रमण इसने राजा जयचंद्र के खिलाफ कर दिया है भैया। उसके खिलाफ, वो तो उसके साथ में था। तो क्या हुआ? कर दिया भाई, उसको ज़मीन चाहिए थी। तो इसने क्या किया? इसने पांचवा आक्रमण कब कर दिया? 1194 में, 1194, 1194 में। किसके खिलाफ किया? आप कहेंगे जयचंद्र, चंद्र बलशिष्ठ, एमजी। जयचंद्र बलशिष्ठ एमजी के बीच में होता है। जयचंद्र हार जाता है, एमजी जीत जाता है, मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है। क्या होता है? इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे चंदवार का युद्ध इसको जानते हैं। कहते चांदवार का युद्ध, बहुत फेमस युद्ध है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, याद कर लेना। चांदवार का युद्ध, चांदवार का युद्ध के नाम से किसको जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान बलशिष्ठ नहीं, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मोहम्मद गौरी बलशिष्ठ जयचंद्र के बीच में जो युद्ध हुआ 1194 में, उसको हम जानते हैं चांदवार के युद्ध के नाम से। क्लियर? नो डाउट। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं ये चौहान वंश जो था कहाँ तक फैला था। चौहान वंश के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अगर पढ़ाना चाहे तो चौहान वंश पे पूरा एक टॉपिक बन सकता है, पर उतना हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम इसमें समझा दें चौहान वंश को भी साथ साथ में लेते चल रहे हैं। ओके दोस्त, तो चौहान वंश कहाँ तक फैला था? तो आप बोलो चौहान वंश अजमेर, अजमेर, दिल्ली, दिल्ली, और आप बोलेंगे संथार। क्या बोलेंगे? दिल्ली, अजमेर और संथार, ये इलाकों में कौन सा फैला हुआ था? यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चौहान वंश फैला हुआ था। चौहान वंश का शासन यहाँ पे चल रहा था, चौहान वंश का शासन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? नो डाउट। चलिए अब एक चीज़ बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टोरी बताई सहयोगिता की, ये सब चीज़ें हो गई, प्रेम प्रेम हो गया, सब कुछ हो गया, साथ में हो गया, सब कुछ है ना। अब क्या हुआ? जब ये जयचंद्र जो है उसका साथ देकर उसको ले जाता है, और जयचंद्र को ही बाद में हरा दिया जाता है। उससे पहले हम लोगों ने जब जाना था कौन सा? तराइन सेकंड।
83 सेकंड में क्या होता है, चौहान हार जाते हैं और जीत कौन जाता है, मोहम्मद गौरी। फिर चौहान को वो कब्जे में कर लेता है। जब चौहान को वो कब्जे में करता है तो चौहान को वो अपने कहाँ पे ले जाता है, युद्ध स्थल में, जहाँ उसको युद्ध स्थल बोलते हैं, ओके। तो वहाँ पे ले जाता है और क्या करता है, चौहान की जो है आँखें, किससे, गरम जो सरिये होते हैं ना, सरिये, वो उनकी आँखों में घुसेड़ देता है और आँखें फोड़ देता है। जब आँखें फोड़ देता है, भैया ये तो बड़ा ख़राब काम हो गया। तो आँखें फोड़ने के कारण इसको बड़ा नुकसान होता है। तो आँखें फोड़ देता है। इनके एक मित्र होते हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। मित्र का नाम रहेगा चंद्र बरदाई। इनके मित्र कौन रहेंगे और कभी भी है, चंद्र बरदाई। उनके बारे में आगे जानेंगे, मित्र और दोस्त। तो मित्र के बारे में चलो यहीं पे जान लो। चौहान के मित्र, मित्र या कहें कवि, इन्होंने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है। क्या कहेंगे, मित्र कौन है, आप कहेंगे चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई क्या हुए, इनके मित्र हुए। चंद्र बरदाई ने एक पुस्तक लिखी है, इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें क्या लिखा था, जिसमें लिखा था पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा है इसमें, पृथ्वीराज, क्या लिखा भैया, इन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में क्या हुआ है, इसमें पृथ्वीराज के जीवन काल के बारे में बताया, उनकी कहानियों के बारे में बताया गया, उनकी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया। इस कहानी में तो क्या कहेंगे, इनकी प्रेम कहानियों के बारे में इसमें बात करी गई है। अब ये क्या आप कहेंगे, बताएंगे कि बताओ कि ये इस बुक को क्या इन्होंने पूरा किया था, चंद्र बरदाई जो थे, क्या उन्होंने इस बुक को पूरा किया था। तो आप कहेंगे नहीं भैया, चंद्र बरदाई ने इस बुक को पूरा नहीं कर पाया था। तो भैया इस बुक को पूरा करने वाला व्यक्ति कौन है, तो इस बुक को पूरा करने वाला व्यक्ति है, पूरा किसने किया, पूरा किया। तो आप भैया कि पूरा किया, तो भैया आप कहेंगे जलहन ने इसको पूरा किया। क्या कहेंगे, जलहन जो है, जलहन ने किया। क्या है भैया, जलहन ने इसको पूरा किया। तो आप कहेंगे भैया जो चंद्र बरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के ऊपर कहानी के ऊपर थी, पृथ्वीराज के ऊपर लिखी पुस्तक थी। उसको पृथ्वीराज जो थे, उनके मित्र चंद्र बरदाई, उन्होंने क्या, उसको पूरा नहीं कर पाया था। पूरा नहीं करवाने का कारण क्या था, उनकी मौत हो जाती है पृथ्वीराज के साथ में ही। पृथ्वीराज के साथ में उनकी मौत हो जाती है। तो जब पृथ्वीराज के साथ में उनके मित्र की मौत हो जाती है, तो उस कहानी को कोई ना कोई पूरा करेगा। तो उस कहानी को जो पूरा करने का कार्य श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है हम लोग जलहन को उस कहानी का पूरा करने का श्रेय दिया जाता है। ओके दोस्त, चलिए अब हम लोग जलहन के बारे में पढ़ चुके हैं, यहीं पे चंद्र बरदाई के बारे में पढ़ चुके हैं, जो इनके मित्र हुए हैं किसके, पृथ्वीराज जी के। ओके, पृथ्वीराज चौहान के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बोलेगा नो डाउट। किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बता दो एक बार। अब बात करते हैं गौरी के कार्य, कि हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक गौरी है, गौरी के कार्य। एक बार हम लोग जाते जाते लास्ट में रिवाइज कर लेंगे कैसे क्या चीज़ें हुई थी सारी। ओके, एक बार में रिवाइज हो जाएगा। इसने क्या किया, लक्ष्मी के सिक्के जारी किए, लक्ष्मी के सिक्के जारी किए। ओके दोस्त, और क्या किया इसने, आप कहेंगे इसने क्या हुआ, इसने क्या किया, उत्तर भारत में एकता प्रणाली चलाई। क्या कहेंगे, भारत में एकता प्रणाली। क्या किया भैया, इसने उत्तर भारत में एकता प्रणाली लागू करी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बोलेंगे भैया नो डाउट। तो क्या करेंगे, गौरी के एक दो युद्ध हैं जिनको हम बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बात करें 1203 में एक युद्ध हुआ, इसका 1203 में एक युद्ध हुआ जिसको हम कलिंजर के नाम से जानते हैं। कंजर के नाम से नहीं, कलिंजर के नाम से। क्या कहेंगे, कलिंजर अभियान। इसने क्या, कुछ अभियान है इसके, जो अभियान इसने किया, क्या किया, कलिंजर के लिए अभियान। क्या किया भैया, इसने जो कलिंजर में अभियान करना था उसके लिए किसको भेज दिया, इसके कुछ गुलाम थे। गुलाम कौन से गुलाम थे, ऐबक है ना, तो यदोज, ये इसके गुलाम थे, कुछ 4-5 के गुलाम थे, खिलजी वगैरह। उनमें से एक गुलाम था जिसका नाम था ऐबक।
ऐबक को ये क्या करता है, ऐबक को भेज देता है कलिंजर में अभियान के लिए कि भैया तुम जाओ इस अभियान को नेतृत्व करो जाके। तो नेतृत्व करने के लिए इसको भेज दिया, आप बोलेंगे ऐबक को नेतृत्व करने के लिए भेज देता है। ओके भैया, नेतृत्व करने के लिए भेजता। तो ये कलिंजर युद्ध हुआ किस किस के बीच में, तो आप बोलेंगे चंदेल शासकों के बीच में। चंदेल शासक कौन सा था भैया, तो आप कहेंगे चंदेल शासक परामिंद, सॉरी परामिंद। किसके खिलाफ, परामिंद देव के खिलाफ चंदेल शासक था। ओके, इसने क्या परामिंद देव को हरा दिया। किसने हराया, ऐबक जो था वो गया कलिंजर, कलिंजर में इसका युद्ध हुआ। किससे हुआ, आप कहेंगे चंदेल शासक परामिंद से। परामिंद शासक चंदेल और ऐबक के बीच में जब युद्ध होता है तो युद्ध में कौन जीत जाता है, ऐबक युद्ध में जीत जाता है और चंदेल शासक युद्ध में हार जाते हैं। फिर एक इसका अंतिम युद्ध हुआ। अंतिम युद्ध कब हुआ, 1205 में। 1205 में इसका अंतिम युद्ध था। अंतिम युद्ध अंतिम युद्ध बोले, अंतिम अभियान बोले, अंतिम युद्ध कहे या अंतिम अभियान कहे, किसके खिलाफ भैया, खोकर जाति के खिलाफ। खोकर जाति कौन सी थी, इनको जाट भी बोलते हैं खोकर भी बोलते हैं। तो खोकर जाति के खिलाफ इसका ये अभियान होता है। फिर क्या होता है, खोकर जाति के खिलाफ जब ये अभियान करता है, खोकरों पर बड़ी क्रूरता से ये हमला करता है। एक दिन क्या होता है, खोकरों को इसके मौका मिल जाता है इसको मारने का। तो क्या होता है कि 1206 में जब ये भारत से जा रहा होता है, 1206 में एक बार भारत वापस आता है, 1198 में आता है, युद्ध करता है, फिर भारत से वापस चला जाता है। फिर उसके बाद एक बार आता है। फिर जब ये भारत से वापस जा रहा होता है तो भारत से वापस जाते समय इसको कौन मार देता है, आप कहेंगे खोकर जनजाति के लोग इसको मार देते हैं। कि वो इसकी मौत हो गई। कैसे हुई, खोकर जनजाति। खोकरों ने इसकी हत्या कर दी। क्या कहेंगे भैया, खोकर जो थे इन्होंने इसकी हत्या कर देते हैं। किसकी, मोहम्मद गौरी की। अब मोहम्मद गौरी की तो हत्या हो गई, अब बचा कौन, अब बचे इसके गुलाम। मोहम्मद गौरी ने जो गुलाम बनाए थे, अब बचे इसके गुलाम। गुलामों को इसने खरीदा था अलग अलग लोगों से। उसको जब हम गुलाम वंश को पढ़ेंगे तो गुलाम वंश में हम लोग सब गुलामों के बारे में बात करेंगे। आज हम जानते हैं इनके गुलामों के बारे में और जान लेते हैं बस, फिर उसके बाद वीडियो समाप्त होने वाली है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ओके दोस्त, चलिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इसके गुलाम, इसके भैया कितने गुलाम थे, तो गौरी के कुल 4 गुलाम थे। 4 गुलाम। अब भैया 4 गुलाम में से सबसे पहले बोले यल्दोज। यल्दोज, फिर बोलेंगे कुवाचा, फिर बोलेंगे ऐबक, और लास्ट में आ जाता चौथा जो रहेगा खिलजी। तो इसके भैया कितने गुलाम हुए, तो आप कहेंगे इसके 4 गुलाम थे, जिसमें यल्दोज, ऐबक और कुबाचा और खिलजी। अब भैया ऐबक तो मैन इसका गुलाम था। ओके, तो ऐबक का जो ये यल्दोज है, ये कौन है ऐबक का, तो आप कहेंगे ऐबक का ये ससुरा था। क्या कहेंगे, ससुर था, ऐबक का ससुर, ऐबक का ससुर। गजनी वंश से संबंध रखता था। ओके दोस्त, फिर बात करें कुबाचा। कुबाचा कौन था, तो कुबाचा इसका क्या हुआ, इसका जीजा था। भैया क्या सभी इसके परिवार से गुलाम थे, हाँ भैया इसके परिवार से सभी गुलाम थे। ऐबक एक खुद गुलाम था, ये गुलाम था। तो भैया इसको कौन सा क्षेत्र दिया गया, तो इसको दिया गया लाहौर और दिल्ली। सबसे जो महत्वपूर्ण शास्त्र जो इलाके थे इसको किसको दिए गए, आप कहेंगे ऐबक को वो इलाके दिए गए। कौन सा, लाहौर एवं दिल्ली ऐबक को दिया जाता कि ऐबक से बोलता है इस पर तुम शासन करो, किसको, ऐबक को। तो भैया इसको कौन सा इलाका था, तो आप कहेंगे इसको गजनी का इलाका दिया गया। तो भैया जीजा को कौन सा दिया गया, भैया जीजा को दिया गया सिंध का इलाका। ऐबक के जीजा को कौन सा, सिंध वाला इलाका। अब आखिरी बचा है जिसका नाम है खिलजी। तो खिलजी को भी बंगाल और एवं बिहार का शासक बनाया गया। क्या बोलेंगे, बंगाल
एवं बिहार। तो बंगाल एवं बिहार का शासक किसको बनाया जाता है? आप कहेंगे खिलजी को। ये दोनों रिश्तेदार हैं इसके, ये अलग अलग हो गए खिलजियों के, खिलजी अलग था। अब बात करते हैं खिलजी के बारे में, एक दो चीज़ें। खिलजी वही व्यक्ति है जिसने एक क्या करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगा देता है वो व्यक्ति कौन था? आप कहेंगे खिलजी। भैया आग लगाने का कारण क्या था? आग लगाने का कारण मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ हुई। एक दिन क्या होता है, जिसको हम बख्तियार खिलजी बोलते हैं, बख्तियार, इसने क्या किया, इसने एक दिन नालंदा में आग लगा दी। और नालंदा में, एक बार यहाँ पे लिख देता पहले, क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उस समय शासक कौन था नालंदा में? तो आप कहेंगे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन किस वंश से संबंध थे? आप कहेंगे सेन वंश से ये संबंध थे। अब बात आती है क्यों इसने आगे लगाई। तो आगे लगाने का महत्वपूर्ण कारण पता क्या था? इसका इलाज। आप कहेंगे भैया इसका इलाज कैसे? इलाज हो गया तो आगे क्यों लगा देगा? अब बात करता हूँ। एक दिन क्या हुआ ना कि जो खिलजी था वो एक दिन होता है बीमार पड़ जाता है। जब खिलजी बीमार पड़ जाता है तो अपनी मंत्रिमंडल सबको बोलता है कि मेरा इलाज कराओ। जब मंत्रिमंडल इसका इलाज कराते हैं तो इलाज इसको लग ही नहीं रहा था, कितनी भी दवाई ले लो, कुछ भी कर लो, आराम ही नहीं मिल रहा। तो एक दिन इसके किसी को पता चला इसके मंत्रिमंडल में कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है, एक आयुर्वेदिक विभाग में एक टीचर है जिनका नाम है क्या? आप कहेंगे नाम था, क्या नाम था बताओ? आप कहेंगे नाम था राहुल श्रीभद्र। ओके, राहुल श्रीभद्र। राहुल श्रीभद्र जो नाम था वो किसका नाम था? प्रोफेसर का नाम था। तो आयुर्वेदिक विभाग से संबंध रखते थे। तो इनके बारे में पता चलता है कि ये प्रोफेसर है, ये जो दवाई देते हैं उससे सब लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो खिलजी ने कहा चलो उसको बुलाओ एक बार, कौन है मैं भी देखूँ कैसे मेरी दवाई इलाज करता है इतने अच्छे से। तो उसने कहा ओके बुला लो। तो जब राहुल श्रीभद्र आए तो राहुल श्रीभद्र ने बोला आपको तो हल्का सा जुकाम वगैरह ऐसे ऐसे हुआ है, तो आप दवाई ले लो, आराम हो जाएगा। तो उसने कहा मुझे दवाई नहीं चाहिए, बिना दवाई बिना मुझे हाथ लगाए मेरे को ठीक करके दिखाओ। तो उसने कहा ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब लोग सोच में पड़ गए ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो राहुल श्रीभद्र ने कहा कोई बात नहीं महाराज, मुझे एक दिन का समय दे दो, एक दिन बाद मैं आपसे मिलता हूँ, फिर मैं आपको आपका इलाज बता दूंगा क्या दवाई चाहिए आपको, कि आप कैसे खा सकते हो, कैसे मैं बिना हाथ लगाए आपको दवाई दे सकता हूँ। तो उसने कहा ओके कोई बात नहीं समय ले लो। तो राहुल श्रीभद्र गए अपने घर पे और फिर घर से एक दिन आए, दूसरे दिन आए। दूसरे दिन आने के बाद क्या किया, खिलजी को एक किताब दे दी। कौन सी? कुरान। खिलजी को दे दी कुरान, क्योंकि खिलजी से बोला कि तुम इसको पढ़ो। बोला तुम इसको पढ़ो बस। बोला इससे पढ़ने से मैं सही हो जाऊँगा। बोला हाँ सही हो जाओगे तुम पढ़ो। उसने कहा अच्छा देखता हूँ। तो क्या किया खिलजी ने उसको 5-6 दिन लगातार पढ़ा। 5-6 दिन उसने पढ़ा, खिलजी हो गया स्वस्थ। खिलजी सब सही हो गया। तो उसने सोचा यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस पुस्तक से कैसे सही हो गया, पुस्तक को पढ़ने से मैं कैसे सही हो गया। उसने कहा यार पुस्तक से कैसे सही हो सकता कोई व्यक्ति। फिर उसने कहा नहीं उस श्रीभद्र को बुलाओ। क्या बोला? राहुल को बुलाओ। तो जब राहुल को बुलाया गया तो राहुल श्रीभद्र जी आए। तो जब उन्होंने पूछा भाई तूने मुझे ठीक कैसे किया, मैंने तुझे हाथ लगाने से मना किया, दवाई देने से मना किया, तो तूने मुझे ठीक कैसे किया। उसने कहा अच्छा। बोला महाराज मैंने आपको ना हाथ लगाया ना आपको हाथ में आपकी दवाई दी। मैंने क्या किया, जो आपने कुरान पढ़ी थी उनके पन्नों पर मैंने दवाई का घोल बना कर उसका लेप लगा दिया था। मैंने हर पन्ने पर उसके लेप लगा दिया था। और जब आप उसको मुंह से हाथ मतलब हाथ में थूक लगा के जब उसको पलट रहे थे तो वही दवाई आपके मुंह में भी जा रही थी। और जब वो दवाई आपके मुंह में जा रही तो उससे आप स्वस्थ हो गए। और यार इतनी बुद्धि कहाँ से ये आ सकता है इसके अंदर। उसने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उसने कहा इतनी बुद्धि तुम में कहाँ से। बोले हमारे पुराण वगैरह हमारी इन चीज़ों में सब कुछ के बारे में बता रखा है। और अच्छा तुम्हारे पुराण वगैरह कहाँ पर है। तो उसने बोला हमारे पुराण वगैरह हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में रखे हुए हैं। और अच्छा और कितनी किताबें हैं। और बहुत सारी किताबें हैं। और अच्छा अच्छा और जल जाओ। चला गया। फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो गुस्सा आ गया यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतने ज्ञानी लोग कहाँ से इस भारत में हैं।
तो उन्होंने कहा नहीं, इतना ज्ञान तो नहीं होने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान को नष्ट करने के लिए खिलजी ने क्या किया, हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को उसने आगे लगा दी। और कहा जाता है कि वो आगे लगभग 6 साल तक जलती रही, सॉरी 6 महीने तक लगी जलती रही, हल्की बहुत उसकी लौ जलती रही। सोचो कितनी किताबें रही होंगी उस समय कि 6 वर्षों तक पूरी किताब नहीं जल पाई थी। 6 वर्ष पूरा 6 महीने तक पूरी किताब नहीं जल पाई थी। सोचो, ये कहानी थी पूरी नालंदा विश्वविद्यालय। कौन थे? राहुल श्रीभद्र प्रोफेसर, या बोलेंगे आयुर्वेद। राहुल श्रीभद्र, राहुल श्रीभद्र। तो राहुल श्रीभद्र थे वो व्यक्ति। ओके, याद रखना नाम, किसी अपने दोस्त को बताना, बता सकते हो, स्टोरी अच्छी है। ओके, तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई सारी समझ में आ गई होंगी। किसके बारे में थी? ये थी मोहम्मद गौरी के बारे में। आज हमने जाना मोहम्मद गौरी का एक टॉपिक समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर आता था गुलाम वंश, इन सब वंशों को हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर। ओके दोस्त, तो उम्मीद है आप लोगों की वीडियो समझ में आई। वीडियो समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ओके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, जय भारत।